औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान आरिफ जहांगीर एक दफ़ा फिर जनाब कम्युनिटी टॉक के प्रोग्राम के साथ नाज़रीन हाजिर है। नाज़रीन, आपको पता है कि आज का हमारा प्रोग्राम जो है हमने एक मखसूस सब्जेक्ट के ऊपर किया है, क्योंकि हमने इस साल आपको बताया था कि हम जो है इंटरनेशनल अफेयर्स के मुख्तलिफ प्रोग्राम करेंगे। और जाहिर सी बात है, हम जिस खित्ते में रहते हैं जहाँ पर उर्दू और हिंदी और उर्दू समझने वाले लोग मौजूद होते हैं, वो हमारा प्राइमरी टारगेट होता है। हम उनकी जमहूरियत के हवाले से भी देखते हैं। इंडिया आज जिस जिस कंट्री को हमने सेलेक्ट किया है, वो है इंडिया। इंडिया की एक बहुत मुल्क की बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी तकरीबन जमहूरियत है, जहाँ पर 1.39 बिलियन लोग रहते हैं। इंडिया जो है वो तरक्की के हवाले से भी एक बड़ी कंट्री है दुनिया के अंदर। उसकी जीडीपी 2019 से पहले जो है 8.34 और 8.5 के ऊपर जो है ना, वो लगभग जीडीपी उसकी चल रही थी। लेकिन जाहिर सी बात है, कोविड-19 ने जहां दुनिया के दूसरे ममालिक को जो मुतासर किया, वहाँ इंडिया को मुतासर किया और उसकी जीडीपी 8% नीचे गिरकर माइनस में चली गई। लेकिन फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2021 के अंदर वहाँ पे जो फाइनेंशियल लोग हैं, उन्होंने ये कहा है कि 2021 और 22 के अंदर 9.1 जीडीपी दोबारा हो जाएगी। और यकीनन होगी, क्योंकि इंडिया के अंदर जो है वो कई ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया जो है वो सारी दुनिया को फराहम करता है। जबकि आपको पता है कि एक एग्रीकल्चर कंट्री है, बहुत सारी ग़िज़ाई चीज़ें जो है मुख्तलिफ ममालिक के अंदर एक्सपोर्ट करता है, उससे एक बहुत बड़ा उनका जो है वो रेवेन्यू जनरेट होता है। इसके अलावा इंडिया के बहुत सारे लोग जो कि बहुत प्रोफेशनल हैं, वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में काम करते हैं, और उसकी वजह से वो जो है ज़र मुबादला जो अपने मुल्क को भेजते हैं, उस वो भी एक बहुत बड़ा चंक है जो इंडिया को मिलता है हर साल उन प्रोफेशनल लोगों की। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, नो डाउट अबाउट इट, एक बहुत ज़बरदस्त एजुकेशन सिस्टम है। आज दुनिया के अंदर बहुत सारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स जो होती हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, वहाँ से की जाती हैं। चाहे आप सिस्को की ट्रेनिंग ले लें, चाहे आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ले लें, आप कोई दुनिया की किसी, या आप सॉफ्टवेयर कोडिंग की ले लें, किसी चीज़ की भी। मैं तो क्योंकि टेक्निकल तौर पर आईटी से खुद मुंसलिक हूँ, इसलिए मुझे पता है कि कौन कौन सी ट्रेनिंग्स जो है वो वहाँ पर हो रही हैं। इसके अलावा इंडिया के अंदर जो है और बहुत सारी चीज़ें, स्पोर्ट्स के मैदान के अंदर भी वहाँ पर तरक्की नज़र आती है। इंडस्ट्री के मैदान में भी तरक्की, इंडिया बहुत सारी चीज़ें जो है वो खुद बनाता है, कोई इम्पोर्ट नहीं करता। वो जनाब जो है वो इंडस्ट्रीज के अंदर आईटी की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, जो कि आईटी के बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के काम जो है इंडिया के अंदर होते हैं। इसके अलावा कॉल सेंटर्स और सपोर्ट, और देयर आर सो मैनी थिंग इन द रिगार्डिंग द आईटी जो कि इंडिया फराहम कर रहा है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया के हवाले से जो है हमें नेगेटिव सुनने को मिलती हैं। जैसे ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट्स आई है, उसके अंदर जो है वो एक ख़ास बात की तरफ तवज्जो दी गई कि माइनॉरिटीज़ के साथ जो है वो अच्छा सलूक वहाँ पर नहीं हो रहा। इसके अलावा एक्स्ट्रा जुडिशनल जो मर्डर्स हैं, उनकी तादाद में इजाफा हुआ है। सिर्फ यूपी के अंदर 400 मर्डर ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा जुडिशनल हैं, जो प्रिजन्स के अंदर या पुलिस के हाथों जो है ना लोग कत्ल हो गए। लेकिन उसके बावजूद एक बात और उस रिपोर्ट के अंदर लिखी है, जो कि इंडियन ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट 2020 के अंदर भी ये बात लिखी है कि जनाब के कि पुलिस के जो अफसरान इन जुराइम में मुलव्वस होते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशनल मर्डर के अंदर, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलता, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। इस वजह से ये सारे के सारे जो है ना मामला इधर की तरह आते हैं। इसके अलावा और जो मेजर एक माइनॉरिटी है मुसलमानों की, उसके उनके हवाले से भी जो है बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। कहीं पर जो है वो उनके साथ काऊ ज़िबा करने के झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, या गाय का गोश्त इस्तेमाल करने के हवाले से झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, और उनके साथ जो है वो उनको या तो जेलों में बंद कर दिया जाता है, या फिर वहाँ पर जो दूसरे जो लोकल आबादी है वो उनको खुद सज़ा देती है। ये तमाम हालात जो हैं वो इंडिया के अंदर एक दूसरी तस्वीर भी पेश करते हैं। तो आइए मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ़ कराता हूँ, जिनसे मैं इन तमाम मामलात पर, जो जिनका खुद का ताल्लुक भी इंडिया से है, उनसे हम जो है इस वक्त डिस्कस करेंगे। मेरे मशहूर मारूफ जनाब टाइम्स ऑफ इंडिया के हमारे कॉलमिस्ट जनाब मोहतरम दिवांशु नारंग साहब। शुक्रिया दिवांशु साहब एक दफ़ा फिर कम्युनिटी टॉक में हाजिर होने का। उसके अलावा नायला सईद साहिबा एक्स अलीगढ़ स्टूडेंट यूनियंस के अंदर रही हैं और हमारे पहले भी प्रोग्रामों के अंदर आई हैं। शुक्रिया आपका नायला कि एक दफ़ा फिर हमने आप टाइम दिया। इसके अलावा साजिद अंजुम साहब है हमारे जनाब कनाडा के अंदर, हमारे GTA के अंदर बड़े मारूफ शख्सियत हैं, पॉलिटिकल और सोशल एनालिस्ट हैं, ज़बरदस्त पॉलिटिकल वर्कर हैं। यहाँ पर जो है इलेक्शंस हों या इलेक्शन के बाहर हों, यहाँ के जो मौजूदा हालात हैं इसके ऊपर गहरी नज़र रखते हैं, लेकिन इंडिया के हालात पर भी गहरी नज़र रखते हैं, और इसीलिए आज हमने उनको इस प्रोग्राम में मदऊ किया। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद कि पहली दफ़ा जो है आप अपने प्रोग्राम के अंदर तशरीफ लेकर आए। तो दिवांशु साहब आपसे ही शुरू करते हैं, उसके बाद बाकी लोगों की तरफ जाते हैं।
कि पहले तो मुझे बताइए कि ये मैंने एक आपने मेरी बात सुनी जो कि मैंने स्टार्टअप में कही है, इंडिया एक जबरदस्त मुल्क है और जाहिर बात है एक 1.39 बिलियन लोगों का मुल्क है और खुदा ना खास्ता अगर उस मुल्क के अंदर कोई अफरा तफरी फैलती है या फाइनेंशियल हालात बुरे होते हैं या कोई भी चीज़ बुरी होती है तो 1.39 बिलियन लोग उससे मुतासर होंगे और वो होने और ये खतरात बहरहाल मौजूद है जो ह्यूमन राइट्स की बहुत सारी हम चीज़ें देखते हैं। लेकिन मुझे आप बताइए कि आज का इंडिया और 20 साल पहले का इंडिया उसमें फर्क क्या है? अरे भाई आप मेरी बात का बुरा ना माने पर जो आपने बात कही शुरू में और इंडिया के बारे में जब आपने थोड़ा सा मैं कहूँ जिसको अब सच्चाई कहना पड़ रहा है जो पहले प्रोपेगेंडा कहा जाता था कि एक पाकिस्तानी चैनल का प्रोपेगेंडा है बट अनफॉर्चुनेटली अब सच्चाई बोलना पड़ रहा है। जब आपने वो बातें की तो दुख हुआ बिकॉज हम लोग इंडिया से बाहर निकल के भी इंडिया को अपने दिल में बसा के चलते हैं और जब इस तरह की बातें सुनते हैं कि हमारे देश में ऐसा हो रहा है और देखते हैं तो ऐसा दर्द होता है और और जिस माहौल से हम निकल के आए हैं जहां पे हम सेकुलरिज्म जो है अब तो एक स्लोगन बन चुका है और एक बैड स्लोगन बन चुका है। हमारे हमारे टाइम में हमने ये बात सोची भी नहीं थी कि इसके बारे में कोई बात करने की जरूरत भी होगी तो बड़ा दुख होता है। आई मीन आई वुड से दैट इट इज इंडिया को अगर हम देखें तो उसके कई रूप है। सबसे पहले उसका रूप जो दुनिया में सबसे साफ दिखता है और जो इंडिया के बाहर भी लोगों को दिखता है वो उसकी एजुकेशनल प्रोग्रेस है। द इंटेलेक्चुअल कैपिटल विच इंडियंस हैव which has been shipped, which has been, what shall I say, exported out of India also. आज भी आप दुनिया की अहम टेक्नोलॉजिकल या इवन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज या कोई भी सर्विस इंडस्ट्रीज भी ले ले तो आपको इंडियंस टॉप पे मिलेंगे और चाहे आईटी हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे मेडिकल प्रोफेशंस हो, हर जगह आपको भारतीय ओरिजिन के लोग एंड स्पेशली इंडिया के लोग बाहर मिलेंगे। और उसका एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है हमारे फाउंडिंग फादर्स को, including and I would say one of the most important reason for that is Pandit Jawaharlal Nehru and what he envisaged for India. He was an educated man who studied in Oxford, Cambridge, and he wanted the similar kind of educational setup in India, which is why he propagated the concept of establishing educational institutions of world standard and also enabling the existing institutions to become of world standards by giving them grants, whether it was establishment of IITs, All India Institute of Medical Sciences, or whether it was establishment of IISc, और whether जो हमारी existing universities थी जैसे वो बनारस हिंदू BHU हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, AMU हो, जामिया मिलिया इस्लामिया को establish किया। इस तरह की उन्होंने बेसिकली फोकस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो बनी है उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि उन्होंने कहा कि इंटेलेक्चुअल कैपिटल जो है उसको ग्रो एक फ्री एनवायरनमेंट में होना चाहिए। यहाँ पे जितने भी देखिए जाति, धर्म, समुदाय, इसकी परेशानियां इंडिया में शुरू से रही हैं, ये अभी की नहीं है, ये सालों के मतलब सैकड़ों सालों की परेशानियां हैं। परंतु उससे आगे निकलने के लिए एक बहुत जरूरी बात थी कि एक दिमाग ऐसा डेवलप किया जाए लोगों का जो एजुकेशन पे फोकस हो, जो रैशनल थिंकिंग पे फोकस हो, और उसी वजह से ये एस्टैब्लिश किया और उसका बेनिफिट आज कई सालों बाद, 50 साल बाद भी इंडिया को मिल रहा है, 60 साल बाद भी इंडिया को मिल रहा है। जो एक पौधा लगाया था वो आज पेड़ बन के पूरी दुनिया पे उसका असर दिख रहा है। और आज क्या हो रहा है, आज मैं आपको पढ़ रहा था तो हमारे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि अगर गाय और गोबर के ऊपर एक साइंटिफिक वो यूनिवर्सिटी बनाई जाए और उस पर पढ़ाई की जाए तो उससे जो देश डेवलप हो वो बहुत ही अलग तरह का सुंदर देश डेवलप हो। आज हमारे राजनेता जो है उनका दिमाग गाय और गोबर और उसके बीच में घुस चुका है। उनका दिमाग जो है वो केवल और केवल अनसाइंटिफिक, स्टूपिड, माइथोलॉजी बेस्ड बातें जिनका कोई बेसिस नहीं है। जैसे हमारे यहाँ ये वेस्ट में कहते हैं ना कि स्टैन ली को अगर आप कहते हैं कि उसने स्पाइडरमैन बनाया, स्पाइडरमैन जो है वो बड़ा साइंटिफिक आदमी है, या उसकी बातें जो है बैटमैन, सुपरमैन की जो बातें हैं वो बड़ा एक साइंटिफिक वर्ड है। तो अब वो हमारा जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो गए हैं वो साइंटिफिक लोग हो गए हैं, वो साइंस के दिग्गज हो गए हैं। ये बातें जिस दुनिया अच्छा, मैं रिवाजू साहब अगला पॉइंट लेते हैं, आप सोच सकते हैं। ठीक है, मैं दूसरा पॉइंट, मैं तो नायला की तरफ जाता हूं
उनसे पॉइंट लेता हूँ इसी के ऊपर के आज से 20 साल पहले का इंडिया और आज का इंडिया, क्या फर्क देखती हैं नायला आप? जैसे कि अभी दिवांशु जी ने कहा कि हम इंडिया को दिल में लेके चलते हैं, और तकलीफ होती है कि जब चैनल पे आके हमें ये सब बात करनी पड़ती है, जो हम लोग चाहते हैं कि जो इंडिया की बुराइयां हैं उसे हम खुद ही उससे निपटे और खुद ही उसका मुकाबला करें, जो कि अब मुमकिन नहीं है बिल्कुल भी, और सारी दुनिया इससे वाकिफ हो चुकी है। और जैसे कि दिवांशु जी ने कहा कि इंडिया में एजुकेशनल प्रोग्रेस, एक टाइम पे जो थे हमारे लीडर्स एजुकेटेड होते थे, जी जी। और एक मयार था, एक सिस्टम था, और एजुकेशन के उससे जो थी आप देख सकते थे कि इंडिया किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा था। मगर अब जो इंडिया है उसमें जो लीडर्स हैं, मैं फिर वही दिवांशु जी की बात दोहराऊंगी कि वो गाय गोबर गोश्त उसके आगे जो है उनका दिमाग काम शायद नहीं करता, और इसकी बड़ी वजह एजुकेशन, कि अब हमारे लीडर्स जो हैं वो एजुकेटेड नहीं है, ना ही डिग्री के उससे कि आपने फॉर्मल एजुकेशन नहीं उनके पास कुछ भी, ना ही वैसे भी कोई एजुकेशन और सलीका या तरीका या वैल्यूज प्रिंसिपल्स कुछ बैकग्राउंड कुछ भी आप किसी भी नजरिए से नहीं कह सकते कि वो लीडर है। तो वो बहुत बड़ी कमी आज इंडिया में है जो हम लोग फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज जो है, जो दिवांशु जी ने कहा कि जाति के मसले, रिलीजन के मसले हमेशा से रहे हैं इंडिया में, इश्यूज वो बहुत पहले से रहे, मगर अब वो बीमारी बन चुके हैं, लाइलाज बीमारी, जिसका इलाज होना मुमकिन ही नहीं। कैंसर उस स्टेज पे आ गया है कि आदमी जो है वहां इंसान अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, बस वो आखिरी सांस दम तोड़ रही है, जो एक उम्मीद अभी है कि शायद आखिरी सांस तक शायद कुछ हो जाए। तो वो जो उम्मीद कायम है, जब तक दम नहीं तोड़ लेते वो उम्मीद बाकी है बस। नहीं तो जो मकाम पे इंडिया पहुंच गया है, हम लोगों के दिल टूट चुके हैं, जख्म इतने गहरे हो चुके हैं कि जो जड़ों में जो है जहर घोला जा चुका है, जो हमारी जो है समझिए बुनियादें जो हिला दी गई हैं, अब उनको वापस लाने की कोशिश जो है बस वो लास्ट दम भर रही है। तो हमारा यही है कि जब तक जिंदगी है कोशिश करते रहेंगे इंशाल्लाह, और बस इसी पर जो है मेरा यही है कि दिवांशु जैसे लोगों का जो हमारा साथ रहेगा, तो जब तक जिंदा है ये कोशिश कामयाब रहेगी, और उम्मीद इसी पे है बस। जी जनाब साजिद अंजुम साहब, आप 20 साल पहले का इंडिया और आज का इंडिया कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्र अदा करूंगा कि आप एक बहुत ही हसास सेंसिटिव इशू को आप उठाए हैं, और हम लोग जो एक अमन पसंद मुल्क में रह रहे हैं, जहां हम लोग डेमोक्रेसी या एक कनाडा का जो वैल्यूज है हम उनके साथ रह के जब इस जीवन में हम इंडिया के हालात पर गौर करते हैं तो बड़ी वाकई तकलीफ हो रही है। क्योंकि हम लोगों ने जब फैसला किया था, बजाते खुद मैं जब फैसला किया था, उस वक्त हिंदुस्तान में जो लीडरशिप थी, और सिर्फ उसी वक्त में उससे पिछले, जैसे दिवांशु साहब ने जिक्र किया कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब या जो भी आज़ादी के बाद हमारी लीडरशिप आई थी, वो हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करती थी। आप देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पे जो प्लेटफॉर्म पे नैम ऑर्गेनाइजेशन हुआ, उसके बाद यूएनओ बना, इस सब में इंडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो आज तक दुनिया याद करती है। और यही वजह है कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है जो मुसलमानों के खिलाफ बज़ाहिर तो अपने आप को प्रमोट करते हैं पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, लेकिन जब मामला फ़लस्तीन का आता है, फ़लस्तीन और इजराइल का आता है, तो देखें वो फ़लस्तीन के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। आज भी ये जो हालात बरपा हुआ है और जो लोग परेशान हैं, वहाँ के हालात, रोज़ाना लिंचिंग हो रही है, रोज़ाना दलितों पे अटैक हो रहा है, हमारे ख़वातीन पे आज वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रही है। बच्चियां जो स्कूल जाती है और वापस आती है, उनके वालिदैन बहुत ही फ़िक्रमंद रहते हैं कि पता नहीं वो हिफाजत घर आ सकेगी नहीं। ये रोज़ बरोज़ रोज़ाना एवरेज 7 से लेके 10 केसेस हो रहे हैं।
अब ये है कि कुछ लोगों के पास ऑथेंटिक एविडेंस मिल जाता है, वो शेयर कर देते हैं। तो मसला ये है कि जो हमारे आज मौजूदा लीडरशिप है, उन्होंने आवाज दिया था कि हम वर्ल्ड के, दुनिया के तीसरे नंबर पे इकोनॉमी होंगी, हमारी होगी हिंदुस्तान की, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी। उन्होंने बहुत जो मेक इन इंडिया उन्होंने जो नारा दिया उसमें इनको लाया। उससे जुड़े हुए, जैसे आपने जिक्र किया फार्मर्स के, जो किसान हैं, किसान का बहुत बड़ा वहाँ कंट्रीब्यूशन होता है हमारे इकोनॉमी में। उनके लिए कहा गया कि हम इनकी जो इनकम है उनको डबल कर देंगे। उसके बाद हमारी जो इंडस्ट्री है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज है, उसमें इजाफा होते चले जाएगा। और उसके बाद उसी से कैलकुलेशन हुआ कि हम रोज हर साल 2 करोड़ मतलब 200 मिलियन जॉब क्रिएट करेंगे। उसके बाद फौरन उन्होंने वो जो आपके नोट बैन का लेकिन साजिद एक बात ये भी तो है ना कि एक 1.39 बिलियन लोगों की आबादी और मुसलसल उसमें इजाफा हो रहा है। ये एक आसान काम भी तो नहीं होता कि इतनी ज्यादा लोग जिस मुल्क के अंदर रहते हैं वहां पर जो है वो मुस्तकिल तौर के ऊपर जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट रखी जाए, या तमाम लोगों को इक्वली जो है वो तमाम चीजें। डेफिनेटली जो हम इंडेक्स देखते हैं वो ये है कि क्या पॉवर्टी लाइन से लोग ऊपर आए, कितने फीसद लोग ऊपर आ रहे हैं, या पॉवर्टी लाइन में मजीद लोग नीचे जा रहे हैं, ये हमारा इंडेक्स होता है। ठीक है ना? तो आज जो हालिया जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसकी जो रिपोर्ट आई, इंडिया के हालात ये हो गए हैं कि पिछले 6 साल में इंडिया आज की तारीख में नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश से बदतरीन हो गया है। आज हमारी जो एक्सपोर्ट कंपनी है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग जो मनमोहन सिंह साहब जो छोड़ के गए थे, तकरीबन 25% हमारा ऊपर था, जिससे ऑलमोस्ट $300 बिलियन हम मतलब रेवेन्यू आता था। अब वो 25 से लेके घटकर 15% हो गया। बांग्लादेश उसमें उसका फायदा उठाया, बांग्लादेश ऊपर हो गया, क्योंकि बांग्लादेश की जो लीडरशिप है आज की तारीख में वो माइनॉरिटीज पर इतना जुल्म नहीं करती, वो रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं कर रही है। वो हर मतलब फॉर सेकुलर बेस है जी, उनकी पॉलिटिक्स वेरी सेकुलर है जी। इन्होंने तो वादे कर दिए बड़े बड़े, और जो डिसीजन हुए उनको लगा कि अगर हम नोट बैन करेंगे तो हम जो टेररिज्म है उसको खत्म कर देंगे। उसके बाद हम ये है कि चलो अच्छा, मैं आता हूं इस मौजू के ऊपर जरा सा। मैं दिवांशु साहब, एक बहुत अहम बात जो इसके अंदर है, जिसको मैंने उठाने की कोशिश भी की, और मैं चाहता हूं कि हमारा जो पैनल है वो इसके ऊपर बात भी करे, कि क्या आपको ये महसूस होता है कि पूरे इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसके अंदर सिवाय कांग्रेस को मैं जरा एक साइड पे रख दूं, तो कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो एथनिक बुनियादों पर नहीं है, जो इलाकाई बुनियादों पे नहीं है, जो ट्राइबल बुनियादों के ऊपर नहीं है, जो रीजनल बुनियादों के ऊपर नहीं है, जो मजहब बुनियादों के बनी है? मुझे तो सिवाय कांग्रेस के और कोई ऐसी पार्टी नजर नहीं आती। और मसला यह है कि कांग्रेस पिछले 20 सालों के अंदर इतनी कमजोर से कमजोर होती जा रही, जो स्टेट उसके पास थे वो भी उसके हाथ से निकलते चले आ रहे, क्योंकि हिंदुइज्म या रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिक्स जो है वो अपने उरूज पर पहुंच रही है। और आने वाले यूपी के इलेक्शन के अंदर ये तो बड़े वाज़े तौर पर भी नजर आ रहा है। नहीं, ये एक्चुअली ये कांग्रेस गिरने से ज्यादा जो है, ये जो सो कॉल्ड हिंदुत्व फोर्सेस का राइज करना है वो इतना ज्यादा बड़ा कि उसने बाकी सबको ड्वार्फ कर दिया। यानी एक भूत एक जो फ्रिंज जो दबा रहता था, जो इंडियन पॉलिटी में उसका कोई स्थान ही नहीं था, उसका वजूद इतना बड़ा हो चुका है कि वो इंडियन मानसिकता पे कंट्रोल कर चुका है कि आज जो देश में लोग सोचते थे कि हम भारतीय हैं, वो अब पहले सोचते हैं कि हम हिंदू हैं या हम मुसलमान हैं या हम सिख हैं। ये कॉन्सेप्ट ही जो बदल गया है, उसकी वजह से देखिए, पॉलिटिकल स्पेस और कम्युनिटी स्पेस, मैं रिलीजियस स्पेस नहीं कहूंगा, पॉलिटिकल स्पेस और कम्युनिटी स्पेस कई दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। जब आपकी कम्युनिटी ही कम्युनल थिंकिंग को ज्यादा जोर दे, ना कि इक्वालिटी को, तो वैल्यूज देश की चेंज हो जाती हैं। जैसे हम अमेरिका में भी देखा कि जब उन्होंने ट्रंप के राइट विंग व्यूज को ज्यादा फोकस किया, तो एक ट्रंप जैसा लीडर भी
जो क्लियरली दिखता था कि रेसिस्ट और जेनोफोबिक और बाइगॉट है, वैसा लीडर भी एक पूरे अमेरिका जैसे देश को जो फ्री स्पीच के लिए और जो इक्वालिटी के लिए का घर है, वहां पे ट्रम्प जैसा व्यक्ति जीत गया। तो इंडिया में मोदी का जीतना जो है वो एक बेसिकली हम इंडिया को दो फेज, एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली कहें तो हम इंडिया के दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है सन 2014 से पहले का इंडिया और एक है सन 2014 के बाद का इंडिया। यू सी, इंडिया में जो आप पॉवर्टी लाइंस वगैरह की जो हम बातें कर रहे थे, अगर हम देखें तो 2014 से पहले की देयर हैज बीन ट्रेमेंडस इकोनॉमिकल प्रोग्रेस and secularism and Congress, not just Congress, there are other parties also, जैसे राष्ट्रीय जनता दल वगैरह है, नीतीश कुमार वगैरह है, ये लोग ये लोग एक political giants हैं. You see, they are political giants who are famous for their secular views. Even Mulayam Singh Yadav वगैरह, they existed. These are not communal parties. They existed, and these were political giants. इनको ये इनका कच वो जैसे कहते हैं ना, पेंसिल को छोटा करना तो बड़ी पेंसिल खड़ी कर दो, उसके आगे बड़ी लाइन खींच दो। तो वही हालात हुए कि एक रिलीजन का एक इतना बड़ा भूत बना दिया गया, हिंदुइज्म नहीं, हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा वो बना दिया गया कि बाकी सबको डॉफ कर दिया है। और कांग्रेस की एग्जिस्टेंस को, कांग्रेस में उन्होंने, और उनकी सबसे बड़ी बात है बीजेपी के, मेरा एक मित्र खुद है आईआईटी बॉम्बे का, जो राजेश जैन, जो इनका एक आईटी का एक तरह से लीडर है, जिसने ये सारी सोच शुरू की। सो आई एम अवेयर ऑफ हाउ दे स्टार्टेड। उन्होंने एक चीज, उनकी बीजेपी की एक बहुत बड़ी खासियत रही है कि पैसा उनके पास रहा है, कैपिटलिस्टिक फोर्सेस उनके साथ रही हैं। तो उनकी, चाहे वो अंबानीज हो, अडानीज हो, या ये जो इंडिया के टॉप के बिजनेसमैन हैं, और वो उनके साथ रहे हैं। तो उनकी जो ऐसी सोच है, इंडिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी सोच है कि हिंदुओं का देश होना चाहिए। उनकी सोच की वजह उनकी सोच का फायदा उठा के उन्होंने अपने कंप्यूटर के वर्ड में एक ट्रोल आर्मी डेवलप की। अब आप इंडिया में किसी भी बात पे चले जाए, चाहे आप ऑनलाइन चले जाए, चाहे आप लिखें, तो आप जरा सा भी लिखेंगे जिसमें आप मोदी के, मैं भी तो दिवांशु साहब, मैं भी तो आपसे यही बात कह रहा हूं कि आज इंडिया के अंदर कुछ सेकुलर पार्टी जो है, जिनको भी आप सेकुलर पार्टी कहें, वो इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि और आहिस्ता आहिस्ता रिलीजन बेस्ड, चाहे वो मुस्लिम बेस्ड रिलीजन पार्टीज हों, चाहे ओवैसी साहब की, चाहे वो हिंदुत्व बेस्ड बीजेपी हो, सभी अब रिएक्शन के तौर पर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आप देखें मजहबी रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिक्स आगे इंडिया में बढ़ रही है। मैं यही तो कह रहा हूं कि सेकुलरिज्म पीछे रह गया है। नायला, आप क्या? दिवांशु जी की, जी, मैं आता हूं दिवांशु साहब के बाद, नायला को बोलने दे जरा। जी, मैं दिवांशु जी की बात को ही मैं ऐड करूंगी। जो उन्होंने कहा कि आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि जो पार्टीज हैं वो रिलीजियस बेस्ड तो पहले बीजेपी भी थी, अटल बिहारी जी के टाइम पे भी थी, और भी लीडर्स रहे बीजेपी के, मगर जैसे दिवांशु जी ने कहा, उन्होंने कभी हिंदुत्व को, आरएसएस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, उन्होंने उनको कंट्रोल में रखा। अब जो है बीजेपी को आरएसएस चला रही है, अब बिल्कुल ही अलग हो गया। ऐसा नहीं था कि बीजेपी का दौर पहले भी रहा, मगर इतना खराब और इतनी खराब जहनियत, और उसमें कम्युनिटी के इश्यूज को बिल्कुल ही खत्म कर देना, चाहे वो आपका विमेन सिक्योरिटी इश्यू हो, चाहे आपका जो है अनएम्प्लॉयमेंट हो, पॉवर्टी हो, कुछ भी इश्यूज हो, कोई इश्यू ही नहीं है। अब जो इश्यू है सिर्फ हिंदू मुस्लिम है। उनको सिर्फ यही दिखाई देता है कि मुसलमान को अगर कोई मार रहा है, या मुसलमान और माइनॉरिटीज, चाहे वो दलित हो, क्रिश्चियंस हो, अगर माइनॉरिटीज के ऊपर कोई हावी हो सकता है तो वो आज की बीजेपी है। तो आज की बीजेपी जो है वो रियल बीजेपी नहीं है जो होती थी। अब इसको जो है आरएसएस या हिंदुत्व जो आइडियोलॉजी है वो गाइड कर रही है। मैं जरा दिवांशु साहब से ले लेता हूँ। नायला, आपका वर्जन आ गया, मैं जरा दिवांशु साहब से इसके ऊपर आगे लेता हूँ, फिर आता हूँ आपके पास। जी दिवांशु साहब। इसमें आरिफ भाई देखिए, ऐसा है कि एक प्रोसेस होता है, हमें ये समझना चाहिए कि जो हो रहा है हमें सबको दिख रहा है। ठीक है, हम अगर इंटेलेक्चुअल कैपिटल है तो हमें सोचना चाहिए कैसे हो रहा है, व्हाट इज द मेथड बिहाइंड द मैडनेस। दैट मेथड इज बेसिकली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। उन्होंने ट्रोल्स का यूज किया,
उन्होंने ऑनलाइन अब्यूज का इस्तेमाल किया। जब आप पॉलिसीज और पॉलिटिक्स के की जगह जब आप व्यक्तित्व के ऊपर फाइट करेंगे, जब आप लोगों को ही पिन पॉइंट करेंगे, जब नरेंद्र दाभोलकर ने कुछ बोला तो उनका मुंह काला कर दिया गया। जो कोई कुछ बोलेगा या उसको डराया जाएगा। गौरी लंकेश को यहां पे रख के गोली मारी गई, तो या तो उनको मारा जाएगा या उनको डराया जाएगा या उनको दबाया जाएगा या लिंच किया जाएगा। आज मुसलमानों को गुड़गांव में प्रेयर नहीं करने दे रहे खुले में, क्यों? ये इस एक प्रेयर जुम्मे की नमाज पढ़ने से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये डर का माहौल क्रिएट करना ये एक मेथड है। इसको मैडनेस नहीं कह सकते, इसको कुछ फ्रिंज का एक्ट नहीं कह सकते। दिस इज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। I have no other words for this but state sponsored terrorism। मुझे जरा साजिद से भी ले रहे हैं जी। दिवांशु साहब, मुझे साजिद की तरफ जाता हूं मैं। जरा साजिद ये बताएं, जो मेरा पॉइंट था कि क्या वजूहात हैं कि ये मजहबी बेस, जाहिर पता बीजेपी कोई आज की जमात तो नहीं है, तो आजादी से पहले की जमात है और उसका वजूद था, उनका एक मैनिफेस्टो था, बहरहाल उन्होंने हुकूमत ली है। लेकिन इस वक्त जो उस मजहबी बेस जमात के ऊपर, ठीक है, आ जाती हैं मुख्तलिफ मुल्कों में कंजर्वेटिव्स, यहां पर हम देखते हैं यूरोप अमेरिका के अंदर भी कंजर्वेटिव्स हुकूमतें आती हैं, लेकिन ह्यूमन राइट्स के इश्यूज नहीं होते, इंसाफ के मामला खराब नहीं होते, पुलिस ने इदारे जो है अपना काम करते हैं। लेकिन वहां पर हम ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स को भी देखते हैं, इंडिया की अपनी ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट जो 220 है उसके अंदर भी हम देखते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा जुडिशनल मर्डर होते हैं पुलिस करती है और फिर उन पुलिस अफसरान के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। तो कैसे देख रहे हैं आप इसको, इन चीजों को कैसे देखते हैं आप? इसमें आप अगर इसमें बैकग्राउंड जाए, इतने बड़े वाकयात हुए गुजरात में जब ये वहाँ के सीएम रहे और वहाँ इन पे चार्जेस लगे और उसके बाद जो इनकाउंटर किए गए मासूमों का, उसके बाद ये सिर्फ इनकाउंटर मुसलमानों का नहीं हुआ बल्कि विद इन पार्टीज, जैसे हरिन पांड्या को मरवाया गया और बीजेपी के बहुत सारे सीनियर मोस्ट लीडर्स को साइड लाइन किया गया। इन्होंने वहां पर सिर्फ एक हिंदुत्व का एजेंडा सामने लाया और एवरीथिंग वाज कवर्ड। तो आप देखें अभी जो यूपी के इलेक्शन होने वाले हैं और अभी वहां इंडिया के होम मिनिस्टर गए हैं और उन्होंने जो एजेंडा रखा है एग्जैक्टली पहले के एजेंडा और अभी के एजेंडा में कोई फर्क नहीं है। पहले उन्होंने लाए थे वो लोग कि लब जिहाद, फिर रोटी जिहाद, अभी इन्होंने कहा जाम क्या है? जिन्ना, आजम खान, मुख्तार अंसारी। अब बताइए ये 3 नाम के बेसिस पे आप इतना बड़ा स्टेट का इलेक्शन, लेकिन उनको इससे फायदा मिल रहा है। उनका मकसद है, उन्होंने दावा किया था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, हम किसी तरह से मैनिपुलेट करके उन्होंने कर दिया। आप देखिए कश्मीर का इश्यू को जो स्पेशल स्टेटस था उसको हटा दिया। उसके बाद ये मुसलमानों के लिए, मुसलमानों को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ट्रिपल तलाक लाया, मुसलमान कंट्रोल हो गए। तो इनको अपने जो वोटर्स है जो 20-25% उनको याद दिलाना है कि हम ही एक ऐसा पार्टी स्ट्रांग है जो हम मुसलमानों को हद में रखते हैं। आप हम लोग इसकी जुबान में यहाँ हेट क्राइम बोलते हैं, इस्लामोफोबिया बोलते हैं, एग्जैक्टली वही चीज हो रहा है वहां पर, हेट क्राइम। आप मुसलमान जितने भी लिंचिंग, जितने भी अटैक हो रहे हैं दलितों और मुसलमानों के को, उसमें सबसे ज्यादा मेजोरिटी मोर देन 90% मुसलमानों पे विक्टिम मुसलमान है। तो क्यों जब और वो वाकया एक होता है और उसको जिस तरह से वायरल किया जाता है तो उनके जो वोटर्स है, वोट बैंक है, वो मजबूत हो रहे हैं, तो उनको फायदा मिल रहा है इससे। अच्छा ठीक है, मैं दिवांशु साहब से एक पॉइंट और। दिवांशु साहब जो असल में मैं जिस नुक्ते के ऊपर आना चाह रहा हूं वो नुक्ता बड़ा अहम है। देखिए ये जो सेकुलर पार्टियां होती थी इनका जाहिर सी बात है ये होता था कि देखिए हर माशरे के अंदर कंजर्वेटिव या मजहब पसंद लोग बहुत सारे होते हैं, चाहे वो मुसलमानों की मौलवियों की पार्टी हो उसको भी वोट देंगे, चाहे वो हिंदुओं के साधुओं की पार्टी हो उनको भी वोट देंगे। इस तरह की पार्टियां हर मुल्क के अंदर इस तरह के लोग मौजूद होते हैं। लेकिन जो सेकुलर पार्टी होती है उनके पास तमाम लोगों की बेस होती है, तमाम कम्युनिटी की एक बेस होती है और उसके ऊपर वो किसी का 10%, किसी का 15%, किसी का 16%, किसी का 20% वोट लेकर जो है ना वो एक हुकूमत बनाते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पूरे मुल्क की इकाई की और पूरे मुल्क की नेशनलिज्म की। लेकिन अच्छा ये जाहिर सी बात है हमें ये एलिमेंट एक अब इस वक्त जो है ना वीकर होता हुआ नजर आ रहा है इंडिया के अंदर, जो बात मैं बार बार आपके सामने लेके आना चाह रहा हूं और मैं चाह रहा हूं कि इस नुक्ते के ऊपर इसको कैसे दोबारा
इंडिया के अंदर हाथ, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, उसको फेलियर तो नहीं होते हुए देख सकते ना? सर मैं जो बात कह रहा था, आपने मुझे मैं मेरी बात को थोड़ा सा कंप्लीट करने दें। मैं जो बात कहना चाह रहा था बोलिए। वो ये है कि देयर इज अ मेथड बिहाइंड द मैडनेस। वो मेथड हमें समझनी पड़ेगी, तब हम जान पाएंगे कि ये क्यों हो रहा है। आई एग्री कि ये रिलीजियस फोर्सेस इस तरह की, बीजेपी का पुराना रूप, चाहे वो जनसंघ हो या वो जो भी रूप रहे हैं, वो एग्जिस्ट किए हैं, पर उनको ज्यादा भाव नहीं दिया गया इंडिया में। और उसके बहुत बड़ा हमको ये सोचना पड़ेगा कि 2014 में बीजेपी राइज क्यों किया, और उसका बहुत बड़ा रीजन अगर हम देखें तो क्या हुआ है कि हमारा जो पुराने जमाने के लोग थे उनका एक असर कम होता गया, और ये जो नई पीढ़ी के लोग आए, ये जो बच्चे या मेरे से पहले की पीढ़ी, मेरे से अभी जो आगे की पीढ़ी है, या मेरी पीढ़ी के जो लोग आए, हमने इंडिया का करंट फॉर्म देखा, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि करप्शन एक बहुत बड़ा रूप ले चुका है इंडिया में, ले चुका था, शुरू से रहा है, पर और बढ़ता गया। इन्होंने मीडिया को यूज करके, इन्होंने ऑनलाइन ट्रोल को यूज करके कांग्रेस को करप्शन का गढ़ दिखा दिया। बस अन्ना हजारे, ये जो मोदी की राइज जो है, मोदी एक बहुत, मैं इसको आपके चैनल पे खुलेआम बोल सकता हूं कि अमित शाह, मोदी और करंट लीडरशिप बीजेपी की करप्ट लोगों में शायद नंबर 1 हो, परंतु वो नहीं दिखते। उनको एक राजसी, उनको एक संत का रूप दिखाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस के लोगों को, इंक्लूडिंग डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो शायद मैं कहूंगा ईमानदारी की मिसाल कह सकते हैं, उनको करप्ट बना दिया गया। अन्ना हजारे की मूवमेंट, जब ये बीजेपी मोदी की राइज जो है वो अन्ना हजारे मूवमेंट के साथ के टाइम पे शुरू हुई, हम उसको जोड़ नहीं पा रहे हैं, परंतु उसको जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको, उस एंटी करप्शन मूवमेंट को एक कांग्रेस विरोधी रूप देके प्रेजेंट जो जवान लोग हैं उनको यह दिखा दिया कि भैया ये पार्टी तो करप्ट है, इसकी सारी बातें बेकार हैं, और ये जो कांग्रेस का सोशलिज्म पुराना रहा है नेहरू वगैरह का, वो उसकी वजह से करप्शन आई है, जबकि नेहरू के सोशलिज्म की वजह से ये देश स्थापित हुआ। उस एक पुअर नेशन में सोशलिज्म इज अ मस्ट, सरकार आपका केयर करना जरूरी है, परंतु उसको इस तरह का रूप दे दिया गया कि यही रीजन है कि इंडिया आज, जबकि इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, कि यही रीजन है कि इंडिया खराब है। और उसको कैप्चर करने में कि हमको अपने देश का गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम भारतीय की जगह गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और हमें करप्शन फ्री सरकार देंगे, वो रूप देके उन्होंने भारतीयों की मानसिकता पे कब्जा किया। यू सी, पॉलिटिकल स्पेस एग्जिस्ट when it goes inside the mind। इन्होंने भारत के लोगों के, और स्पेशली जो 80% जो 78% हिंदू जनता है, उसकी मानसिकता पे कब्जा किया, उसमें से मेजॉरिटी की मानसिकता पे कब्जा करके ऐसा रूप बसा लिया कि कांग्रेस या ये सब पार्टियां करप्ट है, तो करप्ट है तो इनको गर्दे में डाल दो, और हमें अब एक ऐसी पार्टी बनानी है जो हिंदुओं का साथ दे। आज ये मुसलमानों की बात नहीं है, अगर फार्मर खड़ा होता है तो उसे किसान को पंजाबी, उसको सिख बना के उसको खालिस्तानी डिक्लेयर कर देते हैं। अगर मुसलमान खड़ा है तो वो, अच्छा मैं तो न जाने कई बार खालिस्तानी बन जाता हूं, पाकिस्तानी बन जाता हूं, वेस्टर्न थिंकिंग, जिसको भी उल्टे सीधे नाम दो और केवल ये कहो कि हिंदू जो है और हिंदू का रक्षक। आज आप हमारे जो हमारे, तो खैर मैं तो हिंदू नहीं रहा, नहीं, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जी जी, क्योंकि दिस इज हाउ इंडिया इज गोइंग नाउ। इंडिया की माइथोलॉजी में विष्णु के 10 अवतार थे, दशावतार कहते हैं। आज वो पूरे व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी जो इंडिया में है, उसमें मोदी को कल की अवतार, मोदी को 11वां अवतार विष्णु का बना दिया गया है। This is a kind of ideology which has been brought into the मुझे जी, मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है, मैंने जल्दी से नायला से और एक मिनट जो है ना, मैंने नायला से और 1 मिनट नायला और 1 मिनट साजिद के पास मुझे जाना है। तो नायला, ये बताएं कि ये तमाम सूरत हाल मौजूद है, जाहिर बात है मुसलमानों की 20-22% मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, बड़ी माइनॉरिटी, एक छोटी माइनॉरिटी नहीं है, और यूपी का इलेक्शन आपके सामने है, और असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वहां पर जो है मुसलमानों को यकजा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल अखिलेश यादव साहब जो है वो बहरहाल एक ऐसे सेकुलर वहां पर सेकुलर आदमी नजर आते हैं जो कि सबको साथ लेके, मुसलमान भी उनके साथ अच्छी खासी बड़ी तादाद में है, दूसरी और दलित भी हैं उनके साथ, उनकी अपनी जो ट्राइब्स हैं वो भी उनके साथ हैं। तो
एक आपको कोई होप नजर आ रही है आने वाले दिनों के अंदर कि इंडिया जो है वो अपनी शक्ल दोबारा से बदलेगा और एक दोबारा सेकुलर स्टेट बनेगा और मुसलमानों को थोड़ा सुकून मुयस्सर आएगा? कुछ होप तो बिल्डअप हो रही थी आरिफ जी। उसमें इनिशियल स्टेज पे अखिलेश जी ने जिस तरह से वहां लीड लेनी शुरू की थी और जिस तरह से जो है और वहां के किसानों का जो इशू था उसको, मगर अब बीजेपी ने जो अब स्ट्रैटेजी अपनाई है करंट उसमें, और जिस तरह से वोट को फिर से डिवाइड वाली पॉलिसी खेलने की कोशिश की है कि वोट को जो है कांग्रेस और अखिलेश के बीच में डिवाइड कर दिया जाए किसी तरह से, और जो उनका 25% है वो तो है ही वहां पर, उसको तो आप हिला नहीं सकते। बाकी जो वोट है उसको किसी तरह से अखिलेश जी और कांग्रेस के बीच में जो है उसे डिवाइड कर दिया जाए। तो ये लोगों ने फिर से उसी तरह से हिंदू इश्यू जो है ना वो वापस यूपी में लाना शुरू कर दिया है, और उसमें एक तरफ तो वो यूनाइट कर रहे हैं लोगों को और दूसरी तरफ डिवाइड करने की कोशिश हो रही है। तो इसी पॉलिसी के तहत जो है वो यूपी इलेक्शन को घुमाने का फिर से जो है वो मुद्दों से बाहर, जो एक्चुअल मुद्दे यूपी में है उनसे बाहर निकाल के, योगी जी का जो वहां जिस तरह से उन्होंने क्राइम का बढ़ावा दिया, जिस तरह से, मैं दिवांशु जी की बात से किस हद तक सहमत नहीं हूँ, कुछ हद तक जो उन्होंने करप्शन को और हिंदुत्व को जो जोड़ा है वो पॉलिसी के मैं थोड़ा सा मैं उससे जो है मुखालफत करूंगी कि करप्शन तो बीजेपी में तो सबसे बड़ा गढ़ रही करप्शन का, उसने जितना किया और जिस तरह से, मगर उन्होंने जो ब्रेन वॉश करना शुरू किया है, जो हिंदुत्व को और हिंदू रिलीजन को, जो उन्होंने जो है कि हिंदुस्तान जो है वो सिर्फ हिंदू रिलीजन से है, और हिंदू रिलीजन को जो है उन्होंने जो डिफरेंटली शेप देने की कोशिश की है कि जो राम को जो है एक्चुअल जो प्रोजेक्शन जो है उसको हटाकर जो ये जाहिल लोग हैं और जाहिल जो वहां की कौम है उसको जो है दिमाग में ये भरकर कि असली हिंदू रिलीजन का जो असली जो है, जो उसकी ओरिजिनलिटी है, उसको हटाकर जो है उन्होंने बिल्कुल उसको अलग ही शेप देने की कोशिश करी कि ये मुसलमान जो है वो हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हिंदू रिलीजन को प्रमोट करने की बजाय या उसकी सही आइडियोलॉजी को प्रमोट करने की बजाय उन्होंने मुसलमान को उसके लिए एक दुश्मन के तौर पे खड़ा कर दिया कि तुम अपना रिलीजन फॉलो ही नहीं कर पाओगे, वो कुछ भी रहे उस पे मत जाओ, मगर मुसलमान जो है वो तुम्हारे लिए बड़ा चैलेंज है। जब तक ये मुसलमान नहीं यहाँ से हटेंगे और मुसलमानों को खत्म नहीं किया जाएगा, हम हिंदू हिंदू नहीं रह सकते। तो ये इस तरह की जो उन्होंने नीचे से बीज बोने शुरू किए और उसको बिल्कुल ही खत्म करने की कोशिश की, जो 2014 से, जैसे कि दिवांशु जी ने कहा, बिल्कुल ही डिफरेंट इंडिया रहा, और मनमोहन जी ने जिस तरह से इकोनॉमी को बूस्टअप करना शुरू किया, एक लेवल पर इंडिया आ रही थी, और उसके बाद अच्छा, मैं जरा नायला मैं सर साजिद की तरफ चले आऊं, मेरे पास टाइम बड़ा थोड़ा सा कम रह गया, साजिद से भी ले लो। साजिद, एक बात आपने अभी कही, जैसे कि वो अमित शाह साहब ने अपनी तकरीर के अंदर जो जैम की बात की थी कि जिन्ना, आजम खान और मुख्तार, और इसी तरीके से राजभर साहब जो है वो एक पॉलिटिकल फिगर हैं यूपी के अंदर, जिसके साथ अभी इत्तेहाद भी हुआ था ओवैसी का, वो फिर टूट गया। तो उन्होंने एक बड़ी अजीब सी बात, उन्होंने भी एक बड़ी बात अहम की, और ऐसा लगता है कि दोबारा से वो जिन्ना और गांधी और इस तरह की पॉलिटिक्स का के हवाले से जो गुफ्तगू, उनका एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि जनाब हिंदुस्तान की तकसीम के अंदर जिन्ना का हाथ नहीं था बल्कि आरएसएस का हाथ था। देखिए, वहां पर आज की जो सूरत हाल है वो ये है कि बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है और जो खास तौर पे इंचार्ज है, उनको पता है कि वो जो फार्मर्स मूवमेंट चल रहा है ना, उनके लिए वो दर्द सर बन गया है। और उसके अलावा जो कोविड के वजह से जो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं थे और हॉस्पिटल में जो अच्छे लोगों के इलाज के लिए इंतजामात वगैरह नहीं थे, तो वहाँ के लोग जान चुके हैं। तो उससे बीजेपी को बहुत डर है कि हम एक अच्छा खासा हम सीट गंवाने वाले हैं। तो ये बीजेपी के सामने उसको सामना करने के लिए कोई और इशू नहीं है, इसीलिए वो बार बार मुसलमान पे अटैक कर रहे हैं, इस्लामोफोबिया क्रिएट कर रहे हैं, मुसलमानों को रेडिकलाइज कर रहे हैं। आप देखिए, एक कमबख्त है, इस तरह से हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्रॉफिट कुरान पे उसने ऊंची हरकत किया है, उस पर टारगेट किया है। तो ये योगी और मोदी सब इन्वॉल्व है।
एक तरफ मुसलमान बच्चों को रेडिकलाइज करे, दूसरे तरफ जो लव जिहाद के लिए के नाम पे हिंदू बच्चे लोग हैं, यूथ हैं, उनको रेडिकलाइज कर रहे कि भाई मुसलमान बच्चे तुम्हारी हिंदू लड़कियों को, बहनों को वो किसी तरह से अफेयर में लाते हैं, उनको जबरन मुसलमान करते हैं। ठीक है। तो ये चाह रहे कि ये जो सेंटिमेंट है जारी रखे, ताकि जो उनका वोट बैंक है जो 20 देखें जो मजा जो एक्सट्रीमिस्ट जमातें होती हैं उनका एटीट्यूड हम सारी दुनिया में एक जैसा होता है। हमने मुख्तलिफ ममालिक का तजिया किया है, मुख्तलिफ ममालिक में देखा है, सब जगह ऐसा होता है। आखिरी बात दिवांशु साहब और प्रोग्राम को खत्म करते हैं। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, ये जो आपने जिक्र किया अपने ओवैसी साहब का, ओवैसी साहब तो एक ऐसा फैक्टर है जो एक बोलते हैं ना बहते हुए गंगे में वो भी अपना हाथ धोना चाह रहे हैं, लेकिन यूपी में उनको कोई जिस तरह से जो बिहार में उन्होंने हाल किया है, यूपी के जो आवाम है बहुत ज्यादा होशियार है, हमको नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा वो इन्फ्लुएंस कर पाएंगे वहां के वोटर्स को। ठीक है, बात आ गई जी। दिवांशु साहब आखिरी बात आपकी। देखिए मैं ये सब नेगेटिविटीज हैं और रहेंगी इंडिया में जब तक मोदी, योगी और इस जैसे काबिल महाकाबिल लोग रहेंगे, ये चीजें रहेंगी। तो मैं शायद उतना पॉजिटिव होपफुल नहीं हो सकता इंडिया के करंट हालात पे। और स्पेशली दो चीजें जब तक मोदी के साथ है, हिंदुत्व और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये जब तक दो चीजें उनके साथ हैं तब तक इलेक्शंस पे कब्जा करने में मोदी को परेशानी होनी नहीं चाहिए। परंतु मैं एक पॉजिटिव थिंकिंग का आदमी हूं और मैं ये सोचता हूं कि हमें अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए, हमें सब जुड़ना चाहिए। हमें जब तक जान है तब तक हमें कोशिश करनी है कि इस तरह की फोर्सेस को फाइट किया जाए और लोगों को दिखाया जाए, समझाया जाए कि क्या सही और क्या गलत है। और होपफुली इसका फर्क शायद इस इलेक्शन में ना आए तो आगे ऐसा वक्त जरूर आएगा जब इंडिया को इस बीमारी, इस कोरोना वायरस से भी बड़े वायरस से मुक्ति मिल पाएगी। मोदी वायरस से जिस दिन इंडिया को मुक्ति मिलेगी उस दिन इंडिया आगे शायद जा पाए फिर से। नायला जी 30 सेकंड है आपके पास। मैं बस इतना ही कहूंगी कि जैसे आपने कहा, आपने और भी मुल्कों में देखा एक्सट्रीमिस्ट ताकतों का यही जो है रवैया है, मगर इंसानियत का इस हद तक गिर जाना शायद ही आपने किसी और मुल्क में देखा जो हम देख रहे हैं कि जहां इंसानियत बाकी ही नहीं रही और सोच को बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया है और किस तरह से जो है वो माइंड को पोल्यूट कर दिया गया है, वो उसकी एक बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन इंडिया में है जो कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। शुक्रिया आप तीनों हजरात का कि आपने इस प्रोग्राम के अहम चीज ऐड करना होगा, ये अधूरा रह जाएगा आरिफ भाई। जो हिंदुस्तान के हालात जहां भी बीजेपी के रूलिंग जो रूल्ड स्टेट है बीजेपी के मातहत, ये जितने अफरा तफरी फितना हंगामा बस वही है, वरना इंडिया के और भी स्टेट्स है लोग अमन पसंद है, लोग वैसी जी रहे जो पहले 20 साल पहले जीते थे। लेकिन सिर्फ यूपी, मध्य प्रदेश, आसाम, त्रिपुरा, यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है आज की तारीख में, वहां ये सब है। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद अंजुम साहब, दिवांशु नारंग साहब, नायला सईद साहिबा। तो नाज़रीन, हमने कोशिश की कि आज इस प्रोग्राम को इंडिया पास्ट एंड इंडिया टुडे के हवाले से जो है ना वो गुफ्तगू करें। और हम जाहिर सी बात है जो लोग हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और जो लोग उसके अतराफ में रहते हैं और हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम उनसे उनके आज के हालात के बारे में सुनते भी हैं और दुख भी होता है कि इंडिया क्यों है, क्योंकि एक दुनिया की ज़बरदस्त जमहूरियत है और उसने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। आने वाले वक्तों में हम दुआ गो हैं कि इंडिया के ये हालात तब्दील हों और एक रोशन ख्याल इंडिया जो है वो दोबारा से उभर कर दुनिया के नक्शे पर आए। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते एक नए मौजू और नए पैगाम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Since 1993,
MWC food banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. We have a special focus on the needs of our children. Over 10,000 families across Canada rely on MWC food banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities in Ontario, Northwest Territories, and Nunavut. Your generosity can literally change lives. It's time now, more than ever, to look after your neighbor. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada Emergency COVID-19 Food Fund. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस के रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स and family sponsorships. So call now at 416-508-3989. Green Star Immigration Solutions Canada. It's never too late to follow your dreams. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. Mortgage solutions designed for you. 15-year experience of mortgage services. Customized mortgage solutions as per your need. Commercial, residential, construction and agricultural mortgage. Our lowest mortgage rate. At Team Farhan, we're here for all your mortgage needs. Team Farhan को एक दफा खिदमत का जरूर मौका दीजिएगा. And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. 416-569-9294 or log on to www.teamfarhan.com. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Babur today at 647-962-0007. الصلاة خير من النوم.
मस्जिद नूरुल हरम एक शानदार रूहानी तामीराती मंसूबा। माशाल्लाह वर्ल्ड इस्लामिक मिशन कनाडा खुशी से ऐलान करते हैं कि मस्जिद नूरुल हरम की तामीर का काम शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट का डिजाइन और तफसीलात आप यूट्यूब पर मस्जिद नूरुल हरम ओकविल टाइप करके देख भी सकते हैं। इस शानदार रूहानी मरकज की तामीर में माली ताउन करके इसकी तकमील में हिस्सेदार बनिए। डोनेशंस के लिए कॉल करें 9052571342 या WIMCanada.com पे लॉग इन हो। I help clients with their legal protection, but I haven't done any estate or tax-free retirement planning for myself. With the recent changes, I wish I could minimize taxes and plan for a tax-free retirement income. For over 18 years, Zahid Syed of Arush Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now, I can help. If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Here at Z Auto Center, we pride ourselves in being professional, reliable, and affordable. Our certified technicians have years of experience working on all types of vehicles. Special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection. Winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050 or visit zautocenter.com. This guy says he's for the little guy. But what happened to that? Every chance he gets, Ford fails your family. When workers need paid sick days, Doug denies them. When local businesses need help, Ford sides with the big box stores instead. And with a crisis in seniors' care, Ford protects owners' profits instead of protecting the people who live there. For the little guy? Please. Doug Ford, here for his buddies, not for you. A message from Ontario's NDP. अगर आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है तो आपको एक बेहतरीन लॉयर की जरूरत होती है और हमारे साथ मौजूद है चैंपियन डेविड हिमोफार्ब। Hi, I'm David Himmelfarb, managing partner of Himmelfarb Brzezinski LLP. We are personal injury lawyers in Toronto, Brampton, all over the GTA. And we speak your language. We have a wonderful community liaison, Anjum Qureshi. आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है हमें कॉल करें 416-570-0157। Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. Do you know why professionals like you work with accountants like us? Because at Dean & Associates, we treat your business like our own and give you the best tax advice according to your specific situation. Dean & Associates experienced CPAs and tax accountants have helped hundreds of clients and successfully managed their accounting and tax scenarios. With over 45 years of combined experience, Dean & Associates Accounting is a leading choice for incorporated professionals, small to medium-sized businesses, death and estate taxes, U.S.-Canada cross-border taxation, audits, reviews, and other assurance engagements, profit, non-profit, and registered charities, CFO services, and non-resident tax matters. Whether you need CRA and IRS representation or you're looking for a leading-edge tax strategy, we would be most pleased to help you at our 5 convenient locations across Ontario. Call Dean & Associates Accounting today at 647-273-3094 or visit deanassociates.ca. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof.
Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff, always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. हैंड सैनिटाइजर का बाकायदा इस्तेमाल बहुत से मुल्क और वबाई अमराज से बचाव के लिए बेहद जरूरी है। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर बाजार में दस्तयाब तमाम सैनिटाइजर्स के मुकाबले में कई अहम खसूसियात रखता है। हेल्थ कनाडा से मंजूर शुदा 75% फूड ग्रेड अल्कोहल से तैयार करता pH बैलेंस्ड फार्मूला न सिर्फ आपको जर्म से बचाता है बल्कि आपकी जिल्द की हिफाजत भी करता है। 99.9% जर्म्स का फौरी और यकीनी खात्मा। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com. She knows who she is. She knows who we are. How tough this pandemic has been and what needs to be done to get us back on track. Andrea Horvath is a fighter for people, for workers on the front lines, families trying to find a home they can afford, seniors who deserve better care, and kids needing safer schools and a future to look forward to. Fierce.